आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। जूस लेके आई है। नाइस। सेलिना मधुर। आवाज आ रही है भाई? तो कैसे आना हुआ वंश बेटा? हैं? पैरों से? ओए, इसको आगे भेजो। बल्लू को, बल्लू को। आ गया। आ गया आ गया। क्या? अरे तूने सीट क्यों चेंज कर ली? बैठ जा, वहीं बैठ जा। है? अच्छा, ये टैक्स में होता है ऐसे सामने? है? सही है भाई, बढ़िया है तेरा हिसाब किताब। यार ये एसी की हवा नहीं आ रही भाई। अच्छा। कर दो। ए दीदी, कर दो, चालू कर दो। भाई क्या हाल है? बस बस बस, ये मत दो। ये क्या है? गरम है क्या? यार सही है, यार सही है। दे दे। लैपटॉप भी दे दे मेरा। लैपटॉप। लैपटॉप लैपटॉप। हाँ जी मुनीम जी। हैं? 62? सही किया। क्या हो गया? भाई मैं डर गया था यार। हैं? अरे चला दो यार भाई, लड़कों। चला दो। सलीम भाई, चला दो। चला दो भाई, चला दो। अच्छा चला तो दे। चला तो दे। चालू हो गया। रिमोट मेरे को दे दो। क्या पढ़ाया था लास्ट? आरएफए खत्म था या बचा था कुछ? आरएफए टू प्लेसेस लिखना बाकी था क्या? बोलो यार बच्चों प्लीज। नहीं, आरएफए एट टू प्लेसेस लिखवा दिया था या नहीं? है? मोर देन वन हो गया था? नहीं, मैंने आपको लिखवा दिया था या नहीं लिखवाया था, बस ये बताओ। बताया होगा ना मैंने, लिखवाया नहीं होगा ना। तो आरएफए प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया भी बता के छोड़ा था। यही था ना केस? तो मेरे को आरएफए एट टू प्लेसेस लिखवा देना है आपको। अच्छा, मीनिंग ऑफ सैलरी लिखवा दिया था? मीनिंग ऑफ सैलरी लिखवा दिया था? चलो। अच्छा एक बात बताओ। मान लो एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है। तो मान लीजिए वो दो कंपनी में काम करते हैं और दोनों कंपनी ने आरएफए दे रखा है उनको। दोनों कंपनी ने उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है। तो दोनों कंपनी का टैक्स करोगे, एक का टैक्स करोगे, क्या करोगे? बताओ। बेटा एग्जेम्प्ट तो परक्यूजिट होते ही नहीं है। परक्यूजिट तो या तो टैक्स होते हैं या तो टैक्स नहीं होते हैं। एग्जेम्पशन की तो परक्यूजिट्स में कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाया मैंने, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया परक्यूजिट में एग्जेम्पशन का कोई पॉइंट है।
तो परक्यूजिट या तो टैक्सेबल होंगे या टैक्सेबल नहीं होंगे। डेट बताओ। 16 अप्रैल। लड़कियों, तुम लोग ना बहुत बातें करते हो। मेरे को तो लग रहा है मैं सलीम को एम ही तंग कर रहा हूं। 60, 60। अरे 62। सलीम भाई, लास्ट क्लास में आए थे आप? ठीक है, चलो बच्चों, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट टू प्लेसेस हेडिंग डाल दो जल्दी से। लिखवा के छोड़ देता हूं, पढ़ा तो दिया था मैंने लास्ट में आपको ना, ये बस लिखवाना बाकी है, तो एक बार लिखवा देते हैं फटाफट से। लिखिएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन एट टू प्लेसेस, RFA एट टू प्लेसेस। लिखिएगा। इफ अर्लियर accommodation if earlier accommodation is retained by the employee, if earlier accommodation is retained by the employee and is transferred to another place, same language लिखवा रहा हूं जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, and is transferred to another place, then value of perquisite shall be calculated as follows. Value of perquisite shall be calculated as follows. मैंने ऐसे लिखवाया था, अप टू 90 डेज, और एक आएगा बियॉन्ड या ऑन और आफ्टर 90 डेज। आप लिख लो बियॉन्ड 90 डेज। क्या बोला था मैंने? 90 डेज तक क्या होगा? ओनली वन accommodation is taxable. Only one accommodation is taxable. ओके की रिपोर्ट है, बोलो। वन एकोमोडेशन कौन सी टैक्स होएगी? हर्ष, कौन से वाली एकोमोडेशन को टैक्स करवाओगे? विद लोअर वैल्यू। ये बात मैं आपको रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं। विद लोअर वैल्यू, दो में से जिसका वैल्यू क्या होगा? लोअर होगा, उसको आप लिख लेंगे। एंड इफ इट इज बियॉन्ड 90 डेज then both the accommodation shall be taxable. Beyond 90 days, both accommodation shall be taxable. खत्म बात। डन। हो गया क्या? नेक्स्ट, accommodation at remote area. Accommodation provided at
रिमोट एरिया, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट रिमोट एरिया। रिमोट का मतलब क्या होता है? जहां जनरली लोग जाना पसंद नहीं करते, मतलब जा तो रहे हैं लेकिन रिमोट है, जाना नहीं पसंद करते। तो एग्जाम्पल लिख लो, रिमोट एरिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन में तो आपको पहचानना पड़ेगा ना, वो या तो क्वेश्चन में लिख के देगा। तबरेज भाई बहुत प्लानिंग कर रहा है, इसके कान में घुस के तू। मैं बता रहा हूं तेरे को अभी भेजूंगा मैं रिमोट एरिया चंबल की घाटी, ठीक है? हैं? थोड़ा जगह बनाओ दोनों आपस में ना, कैसे एकदम कोल्यूजन बना के बैठे हो। ओए इधर हो, इधर हो, थोड़ा हो इधर। हाँ, और इस और खिसक। हाँ जी। रिमोट एरिया का मतलब लिखो। रिमोट एरिया का मतलब हुआ माइनिंग साइट, माइनिंग साइट, माइनिंग साइट, कॉमा डैम साइट, वो कोई डैम वगैरह बन रहा है उसकी कोई साइट है, या कोई पावर जनरेशन यूनिट की साइट है, तो वहीं पे रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? तो ये रिमोट एरिया हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना। माइनिंग साइट पे आरएफए एम्प्लॉयर डेवलप करके देता होगा टेम्परेरी लेवल पे, माइनिंग खत्म, काम खत्म, आरएफए की जरूरत नहीं है, तो टेम्परेरी होता होगा। अब ऐसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर में मान लीजिए कोई बंदा रह भी रहा है, तो उस पर तुम क्या टैक्स ले लोगे भाई? बोलो, लिख दो। आरएफए एट रिमोट एरिया ये क्या रहता है? बोलो। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है? लिया? चलो लिखिएगा, वेरी वेरी पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में धमक सकता है कभी भी, कभी भी आएगा, मतलब, और जब भी आएगा तो मार्क्स आएगा। लिखो, इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय, इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टू एन एम्प्लॉय who is serving on, who is serving on deputation, who is serving on deputation with any body oblique undertaking which is controlled by government, which is controlled by government। लिख दिया, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसका जो आरएफए कैलकुलेट करना है आपको,
कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इज इक्वल टू एज accommodation is owned by the employer, और एम्प्लॉयर कौन है भाई? यहां पे गवर्नमेंट ही है। तो आप जनरली क्या करते हो इस तरह के केसेस में? आप एक गड़बड़ कर देते हो। आप इस बंदे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लेते हो और इसकी कैलकुलेशन लाइसेंस फीस के हिसाब से करने लग जाते हो। बट लाइसेंस फीस दी नहीं होगी, क्योंकि इसका कैलकुलेशन होना कैसे है? इसका कैलकुलेशन ऐसे होना है जैसे कि एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। याद करो, जब एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होती थी तो आप कैलकुलेशन कैसे करते थे? नोशनल टैक्सेबिलिटी करते थे, और ये डिपेंड करता था किस पे? पॉपुलेशन पे। याद करो यार बच्चों, एकोमोडेशन अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता था तो पॉपुलेशन बेस बनती थी। तो इसका कैलकुलेशन आपने कैसे करना है, याद रखिएगा, इसको पेपर में आ सकता है आपके। अच्छा, एक थ्योरेटिकल बात बता के जा रहा हूं, ऐसे ही है, कहीं पे रफ में लिख लेना। अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जाता है जजेस को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो उनको मिलने वाली आरएफए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। क्या होती है? उनको मिलने वाली रेंट फ्री एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मानी जाती है। ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जो भी आरएफए मिला होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। डन? चल, क्या? ओनली इन ओल्ड रिजीम, न्यू का कोई मसला नहीं है, न्यू में तो टैक्स है। ओनली इन ओल्ड। ठीक है, ओके। अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2। कंसेशनल एकोमोडेशन कंसेशनल एकोमोडेशन बताओ यार, इस पे कैसे भरोसा कर ले हम? बिस्लेरी नहीं है भाई, पता नहीं क्या लिखा है, बिल्ली स्ली, पता नहीं कुछ तो लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है भाई, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता यार। चलो, बस आदमी का डुप्लीकेट बनना रह रहा है, बाकी तो सबका बन ही गया। इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड if any amount recovered from the employee then it shall be deducted from the perquisite value it shall be deducted from the perquisite value, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है उसमें से अगर कोई अमाउंट मिली होगी तो उसको लेस कर देना। तो उसको बोल दिया जाता है क्या? एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। बोलो भाई बच्चों, तो परक्यूजिट कैसे निकाल के देंगे आप? परक्यूजिट ऐसे निकाल के देंगे, वैल्यू ऑफ आरएफए कंप्यूटेड एज एबव, बोलो,
माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे ही तो कैलकुलेशन करके दोगे आप, बोलो बच्चों, लेस कर देंगे। तो ये आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन यहां पे हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक था, हो गया। क्या क्या पढ़ा आपने इसमें, कितने पॉइंट्स पढ़े, आरएफए में कितने पॉइंट्स पढ़े? 4 पॉइंट्स पढ़े आपने इसमें। कितने? 4। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? रेंट फ्री एकोमोडेशन इन अ हाउस, दैट हाउस मे बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। उधर जब हम पढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट लाइसेंस की भी बात हुई थी कुछ। इफ दैट हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन इन दैट केस हम क्या करते थे? पॉपुलेशन को बेस बनाते थे। इफ हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन हायर चार्जेस को कंसिडर किया करते थे। देन हमने बात करी थी सेकेंड पॉइंट, एकोमोडेशन इन होटल की, 15 दिन तक, और ट्रांसफर के केस में नथिंग शैल बी टैक्सेबल। उसके ऊपर जाता है तो टैक्स होगा। टैक्स कैसे होगा? लोअर ऑफ 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। ठीक है, फिर हमने बात करी एकोमोडेशन एट 2 प्लेसेस की। फर्स्ट 90 डेज नथिंग शैल बी टैक्सेबल, या दोनों में से कोई एक, सॉरी दोनों में से कोई एक। अच्छा, फर्स्ट 90 डेज की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक, और कौन से वाला? जिसका लोअर वैल्यू है। आफ्टर 90 डेज बोथ द एकोमोडेशन शैल बी टैक्सेबल। रिमोट एरिया के केसेस में, जजेस के केस में नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अ यूनिट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें कंप्यूटेशन हम किसके हिसाब से करेंगे? ये मान के कंप्यूटेशन करेंगे एज हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। 4 पॉइंट्स हो गए, बोलो। कंसेशनल एकोमोडेशन का केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अब मुझे जरा ये बताओ, इस चैप्टर के अंदर इस कॉन्सेप्ट में हमने मीनिंग ऑफ सैलरी क्या लिया था? मीनिंग ऑफ सैलरी हमने क्या लिया था? बेसिक लिया था, डियरनेस अलाउंस लिया था, कितना पूरा लिया था, या परसेंटेज गोज टू रिटायरमेंट बेनिफिट लिया था? परसेंटेज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लिया था। ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलावेंसेस लिया था, बोनस लिया था, कमीशन लिया था, फी ली थी सभी टाइप का, एनी अदर पेमेंट इन कैश, कुछ भी मिला हो आपको, जैसे ग्रेचुटी मिली हो, लीव सैलरी मिली हो ड्यूरिंग जॉब, पेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं किया था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं किया था, ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें उलझा के दे देगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी पड़ा होगा वहां पे, तो उसको सैलरी का पार्ट नहीं मानना है। ठीक है, डन सर। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो। नेक्स्ट पॉइंट का हेडिंग ड्रॉ करिए। परक्यूजिट्स के अंदर, अब हम इसके बाद परक्यूजिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। तो देयर आर सर्टेन परक्यूजिट्स जिनको हम टैक्स करेंगे इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, एंड देयर आर सर्टेन परक्यूजिट्स जिनको हम टैक्स करेंगे ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो ये जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, इसकी परिभाषा में मैंने आपको चलते चलते ऐसे ही एक बात बोली थी कि ये बंदा होता है अमीर एम्प्लॉय, ऐसे ही कुछ इसके बारे में बताया भी था आपको। तो हेडिंग ड्रॉ कर लीजिए परक्यूजिट में। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे व्हाट इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हेडिंग डालिएगा मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसका काम क्या है वो भी समझेंगे। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड के केस में टैक्स होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जब शाम को घर पहुंचते हो तो मतलब
आधा पौना घंटा तो बेहोश ही रहते होंगे, हैं? अरे बोलो ना, जाते ही मतलब कितने बजे पहुंचते हो? 7 बजे तक? तो 7 बजे के बाद अगर सो जाओगे तो फिर उठोगे कब? 9 बजे? अच्छा, तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सोते हो आप? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो मतलब ये बताओ, घर वाले जब उठ रहे होते हैं तो आप मतलब सो रहे होते हो? आदत पड़ गई उनको? ठीक है, तो वो ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होते गुड मॉर्निंग गुड नाइट में? चलो बढ़िया है फिर तो तुम्हारा क्या हिसाब किताब भाई? अच्छा, रिवर्स है मामला, कैसे? सुबह 8 बजे सो के उठते हैं? अच्छा, रात को कब सोते हैं? 12 बजे? हाँ सही, मतलब लाइफ बढ़िया चल रही है कुल मिला के, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। नितेश भाई? सही बोल रहा है। सही है भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई पेपर कब है, सितंबर में है क्या? कब है? सितंबर में ही है? पढ़ाई तो नहीं हो रही ना सितंबर के हिसाब से? है? कोई नहीं, कर लेंगे पढ़ाई भी यार। है? हाँ जी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन कौन होते हैं या किसको किसको माना जाता है? नंबर वन, नंबर वन, अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो वो उस कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और डायरेक्टर को सारी फैसिलिटीज कंपनी देती होगी कि नहीं देती होगी? लिखिएगा, एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो मैं ये कह रहा था उपासना, डायरेक्टर कैसा भी हो, हाँ जी, कैसा भी डायरेक्टर हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, एम्प्लॉय हो, नॉन एम्प्लॉय हो, फर्क पड़ता है कुछ? कोई भी चलेगा, कोई भी डायरेक्टर चलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्टर मतलब एनी डायरेक्टर, हाँ है ना? शाबाश। अच्छा, एक और बात, डायरेक्टर था लेकिन अब नहीं है, तो फिर भी स्पेसिफाइड मानोगे कि नहीं मानोगे? डायरेक्टर वो थे लेकिन अब नहीं रहे डायरेक्टर वो, तो याद रखिएगा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर वो डायरेक्टर है ना, तो वो बंदा स्पेसिफाइड ही माना जाएगा। अगर वो 1 महीने के लिए भी डायरेक्टर बना है ना, तो भी उसे स्पेसिफाइड ही माना जाता है, ये बात याद रखना। अगला पॉइंट, एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या मतलब होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का? हैविंग 20% और मोर ओनरशिप। लॉ में तो वैसे वोटिंग राइट लिखा है, बट मैं ऑनरशिप लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? ऑनरशिप का मतलब वोटिंग राइट ही होता है। अरे बोलो, तो नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय हुज मॉनेटरी इनकम
an employee whose monetary income under head salary exceeding rupees 50,000 या exceeds rupees 50,000 exceeds rupees 50,000 in the previous year. हर्ष बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बताओ मॉनेटरी इनकम क्या होती है? पैसे मिल रहे हैं मतलब। अगर किसी की मॉनेटरी इनकम आपसे कैलकुलेट करवाई जाए तो आप उसकी मॉनेटरी इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा सुनो, इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा? अगर तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो वो तुम्हें एक आदमी का कुछ इनकम टाइप देगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसका मॉनेटरी इनकम निकालना होगा जस्ट टू चेक कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, एंड कुछ स्पेसिफिक परक्यूजिट्स को उसके एंड में तभी टैक्सेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे मॉनेटरी इनकम का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कई बार ऐसे लिख देते हैं ना, whose income under head salary exceeds rupees 50,000, तो अब वो उसमें क्या क्या जोड़ना है आपको मॉनेटरी इनकम निकालने के लिए, उसमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लीज लिखिए, मॉनेटरी इनकम इज इक्वल टू लिख ले तबरेज, मॉनेटरी इनकम इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस। सुनो, डीए पूरा मॉनेटरी निकाल रहे हो ना, तो कितना पैसा उसको मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ मनी, वो कितना पैसा लेके आ रहा है, तो डीए में परसेंटेज गोज टू रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, पूरा का पूरा जितना डीए पूरा। वो चीख के चिल्ला के बोलेगा परसेंटेज गोज टू रिटायरमेंट बेनिफिट इज 50%, बट आपको वाइल कैलकुलेटिंग मॉनेटरी इनकम पूरा लेना है। क्या बोल रहा हूं मैं? वाइल कैलकुलेटिंग मॉनेटरी इनकम पूरा लेना है। नेक्स्ट, बोनस कमीशन plus taxable portion of all allowances plus monetary perquisites plus any other payment in form of gratuity, pension, leave salary during job. एनी अदर पेमेंट। योद्धा हो भाई साहब, योद्धा हो, आप लोग युद्ध कर रहे हो। कुछ बच्चे तो मतलब क्या बोलूं मैं यार, मतलब लड़ाई साफ साफ दिख रही है उनके मतलब एक्सप्रेशन में ना, कि भाई साहब सर जी मतलब माफ कर दो यार, जान दो यार घर, लेकिन डटे रहना है अक्षरा, डटे रहना है बेटा। नींद आ रही है उसको, बड़ी तेज नींद आ रही है। ओ सुनो रे, क्या बोला मैंने? ग्रेचुटी, लीव सैलरी, पेंशन ड्यूरिंग जॉब, सबको जोड़ दो, किस पे पहुंच जाओगे? हाउएवर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तेज बोल रहा हूं। एनी अदर पेमेंट इन कैश लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, लीव सैलरी एक्सेट्रा,
सेम बात पीछे बोली थी आरएफए में, बोलो। हाउएवर, employer's contribution to EPF shall not be included while calculating monetary income. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है? अरे बोलो, लिखिएगा। हो गया भाई, भाइयों बहनों, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस सैलरी, बताया था मैंने, शुरुआत में बताया था। फ्यूचर की टाइम पीरियड का सैलरी एडवांस में ले लिया, और एक होता है एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स समझाता हूं क्या होता है। 2024-25 पे एम्प्लॉयर ने सबको नोटिफाई किया कि आपकी सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग 1500 रुपए पर मंथ बढ़ गई है। अब कोई एम्प्लॉय है जिसने ज्वाइन किया था 20 साल पहले, तो 20 years इंटू 12 इंटू 1500 वो मिलेगा उसको। तो वो क्या होगा? एरियर्स ऑफ सैलरी होगा। क्या होगा? एरियर्स ऑफ सैलरी, हाँ है ना? अब वो जो एरियर होगा सैलरी का, वो मिला है आपको, तो बताओ उसको मॉनेटरी पेमेंट में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो नोट 1 में लिखना है, एनी एरियर और एडवांस सैलरी शैल बी इंक्लूडेड। एनी एरियर और एडवांस सैलरी शैल बी इंक्लूडेड। मतलब अभी अप्रैल के मंथ में 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो मई में क्या होगा? 45। जून में 50 पार हो जाएगा, है? लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ जी, लिख लिया। एनी एरियर और एडवांस सैलरी विल बी इंक्लूडेड। हो गया बच्चों? मौज करो। नहीं नहीं, घर नहीं जाना, टॉपिक खत्म हो गया है। अच्छा, ऐसे बोल दिया कि घर जाओ। चलो, आज के बाद ये बोलना बंद कर देंगे हम आपको। अच्छा, जाते हुए बोला करो क्या? कॉपी बंद, सही है, बढ़िया है। चलो भाई चलो, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, क्या बात कर रही है यार। चलो, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। करो करो, मैसेज करो। हाँ हाँ, आई एम क्लास इन, आगे भी लिखो, पूरा लिखो। मैं लिख दूं? है? पूरा नहीं लिखा आपने, उसमें नीचे वो नहीं बनाया एक, वो तो बनाओ। है? अरे बुरा मान जाएगा वो। घी, हाँ घी। हाँ जी, perquisite taxable only in the hands of specified employee. अवनी, perquisite taxable only in the hands of specified employee। पहला, मोटर मोटर कार फैसिलिटी। यानी कि आपको एक बात ध्यान से सुननी है, सुनो तो बच्चों, प्लीज सुनो। अगर मोटर कार की कोई फैसिलिटी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 तरह के एम्प्लॉयज के केस में ही टैक्स हो सकती है। या तो डायरेक्टर होगा उसके केस में, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होगा उसके केस में, या फिर
किसके केस में? जिसका मॉनेटरी इनकम डन। एक तो मोटर कार का हो गया, दूसरा सर्वेंट फैसिलिटी। अच्छा, सर्वेंट फैसिलिटी में कौन कौन आ गया? सर्वेंट फैसिलिटी में आ गया नंबर 1 गार्डनर, नंबर 2 वॉचमैन, वॉचमैन, और नंबर 3 स्वीपर। तो ये सब कौन है? खाना बनाने वाला भी आता है वैसे इसमें, बट वो 3 लिखवा दिए तो मेनली ये 3 ही देखे जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, होम यूटिलिटीज, बी पाशा। बिजली पानी सेक्शन, ऐसे ही बचपन में याद किया था ऐसे। फोर्थ, फोर्थ एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। लास्ट, फ्री और कंसेशनल टिकट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। टिकट्स फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज, जैसे वो एयरवेज वगैरह में होता है ना, तो वो जो अटेंडेंट्स होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स, उनके पेरेंट्स वगैरह अगर ट्रेवल करते हैं तो कई बार तो फ्री होता है, कई बार कंसेशनल भी होता है। कुछ में कंसेशनल है, कुछ में वो फ्री है एकदम। ठीक है, सही है भाइयों? क्या समझे? ये 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में टैक्स होंगे? स्पेसिफाइड के केस में टैक्स होंगे, यानी कि अगर एम्प्लॉई नॉन स्पेसिफाइड होगा तो ये टैक्स नहीं होंगे। डन। यानी कि अगर एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये वाले परक्यूजिट्स को आप टैक्स नहीं करोगे। डन। अरे बोलो बच्चों। बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्पेसिफाइड ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 50,000 क्रॉस कर जाना तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। वो तो बेसिक पे प्लस डीए से समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफाइड है या नहीं है। हाँ या ना? चलिए आगे लिखिए साहब। नेक्स्ट परक्यूजिट का नंबर आ गया है। नेक्स्ट परक्यूजिट होगा पहले यही पढ़ लें सारे। हम्म। तो लिखो सर्वेंट फैसिलिटी, लिखो सबसे पहले सर्वेंट फैसिलिटी। तबरेज, खड़ा होना वहां से, खड़ा हो जा, इधर आ जा, बैठ जा। हाँ जी। सर्वेंट, तुझे नहीं जाना कहीं भी, तुझे वहीं बैठना है। किसको? सही बात है। हाँ, ये निपटे तो सही पहले। हैं? ये शांति से तो बैठे हैं। किस किस को लिया था यहाँ पे? वॉचमैन था, गार्डनर था,
यही लोग थे। हम्म, ओके। और कई बार वो क्वेश्चन में देता है कि वहां पे कंपनी ने ना उसको कुक प्रोवाइड किया हुआ है एम्प्लॉय को। अब मान लो नहीं जानता खाना बनाना, तो खाना बनाने के लिए कुक आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में परक्यूजिट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, लिखिएगा। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू, सुनो, ये जो परक्यूजिट है ये एम्प्लॉय को कैसे दिया गया होगा, सोचो। या तो एम्प्लॉयर ने अरेंज करके दिया होगा, या एम्प्लॉय ने अरेंज किया होगा, एम्प्लॉयर ने पैसे दिए होंगे। बोलो, वो कैसे भी दिया जा सकता है ना। अब सवाल ये आ रहा है कि अल्टीमेटली खर्चा किसका हो रहा है, एम्प्लॉयर का हो रहा है। तो परक्यूजिट के ऊपर एम्प्लॉयर कोई खर्चा कर रहा है। लिखिए, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंस इनकर्ड by the employer, expense incurred by the employer minus any amount recovered from employee। इसको डिडक्ट कर देना इसमें से। क्या बोला मैंने, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द। मान लो 12,000 रुपए का खर्चा हुआ, 2,000 रुपए एम्प्लॉय से मिल गया, तो परक्यूजिट कितना आएगा। बढ़िया, इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। और ये आपको क्वेश्चन में ढूंढना है। और ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि मिलेगा नहीं, सामने सामने होगा, लेकिन इससे टैक्सेबिलिटी बदल सकती है, ध्यान रखना। लिखो, दिस परक्यूजिट शैल बी टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। Perquisite shall be taxable only in case of specified employee। लिख दिया। However, however, अब जो however के बाद की कहानी है ना, this is very very important। However, if it is an obligation, if it is an obligation of the employee which is met by the employer पहले लिख लो फिर समझाता हूं। met by the employer, then it will be taxable for all type of employee, चाहे स्पेसिफाइड हो या स्पेसिफाइड ना हो। मतलब समझो, पहले लिख लो, लिख लिया तो बताओ मेरे को, लिख लिया, सुनो मतलब समझो क्या है। भाई दो बातें हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये परक्यूजिट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है। वो कह रहा है यार
आप ये फैसिलिटी ले लो, और फैसिलिटी की अरेंजमेंट कौन करके दे रहा है? एम्प्लॉयर करके दे रहा है। तो ये वाला केस स्पेसिफाइड में टैक्स होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय अरेंज करके ला रहा है, तो जो बंदा अरेंज करके लाएगा ऑब्लिगेशन टू पे उसी की तो होगी। अभी मैं किसी को लेके आऊंगा बाहर से, तो उसको पैसे देने का ऑब्लिगेशन तो मेरा ही होगा ना, हाँ या ना? लेकिन पेमेंट मैं किससे करवा रहा हूं? तो अगर ये केस है, तो इस सिचुएशन में ये सभी इंप्लॉयज के केस में टैक्स होगा। When it is arranged by the employer shall be taxable only in the case of specified when it is arranged by the employee and expenses को met कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है? खत्म। नेक्स्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। Gas, electricity and water. Value of perquisite is equal to cost to the employer. सुनो क्या बोला मैंने? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर माइनस, मारो तुक्का मारो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले बताओ इतना लिख लिया क्या? फिर ये कॉस्ट की कैलकुलेशन करवाता हूं। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, डन। सुनो, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर कैसे कैलकुलेट होगी? सुनो, या तो एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर यूटिलिटी को खुद के घर में बनाता होगा या बाहर से खरीदता होगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो खुद घर पे मैन्युफैक्चर करता होगा या बाहर से खरीद के देता होगा। दोनों ही केस में कॉस्ट आएगी, लेकिन दोनों ही केस में कॉस्ट अलग अलग होगी। अगर बाहर से खरीद के देता होगा तो क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ परचेज आएगी। भाई किसी से खरीदा और फिर एम्प्लॉय को दिया, तो खरीद के दिया, तो कितने में खरीदा वो कॉस्ट है कि नहीं है? खुद बनाता है तो बनाने में खुद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, वो कॉस्ट आएगी। अपने को कैसे पता चलेगा? कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी क्या? ना, क्वेश्चन में दिया होगा। इतनी मेहनत नहीं करवाएगा आपसे। तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में दो केसेस हैं। पहला, या तो वो परचेज करके लाएगा, तो या तो वो परचेज कॉस्ट होगी, या फिर क्या होगा? अरे बोलोगे कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। बोले तो दो में से कोई एक ही कॉस्ट होगी। इधर इट विल बी अ परचेज कॉस्ट और इधर इट विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना? अरे बोलो बच्चों, तो या तो परचेज होएगा या मैन्युफैक्चरिंग होएगा। डन। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो बात है ना, ये बात यहां पे सेम रहेगी। अब तुम लोग लिख लेना, ठीक है? If it is arranged by the employee himself, then taxable in all cases. And if it is arranged by the employer for employee, then it is taxable only in case of specified employee. चलो मौज करो, मतलब आगे बढ़ो।
अरे तुम मैं तो बता, 15 मिनट पहले जाके करोगे क्या? है? मौज करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, अभी यहाँ नीचे बैठे मिलोगे मेरे को। एडासिटी। ना ना ना, इसका प्रॉब्लम वो नहीं है, इसका प्रॉब्लम बहुत देर से मैं देख रहा हूं। नहीं नहीं, कोई पीछे पड़ा हुआ है इसके। जल्दी आओ प्लीज। क्या चल रहा है ये? है? नहीं जाना तो है, जाना कहाँ है? भाई 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 भाई, एजुकेशन फैसिलिटी पढ़ाना है। हाँ हाँ। कहाँ जाना है? कहाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है? कोई मामला मामला सेट है क्या? चलो भाई रे, लिखो अगला पॉइंट लिखो यार। अच्छा एक पॉइंट लिख लो चलो, फिर चले जाना, एक पॉइंट लिख लो बस। लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। जल्दी जाके करोगे क्या? ये होता है, देखो जज्बा, लिखो बेटा। फ्री और कंसेशनल टिकट्स फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। हाँ, एजुकेशन नहीं, बड़ा है वो तो, फिर तो 6 बजेंगे आपको। आ, उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। फ्री ऑब्लिक कंसेशनल। आज के बाद सेशन ही नहीं होगा लास्ट में। सोच लिया मैंने, आज लास्ट था ये। अब जब तक ये खत्म होगा तब तक लास्ट सेशन ही नहीं होगा मेरा। फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। हाँ हाँ, वो रख देंगे ना, उनका लॉ वाले सर का खत्म होने वाला है मामला। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, उनका एपिसोड लास्ट बचा हुआ है ना। चलिए, तो फ्री ऑब्लिक कंसेशनल टिकट फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू अमाउंट चार्ज्ड फॉर सच बेनिफिट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा सुनो मेरी बात, एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये केस कौन सा है। ये केस है, मान लीजिए एम्प्लॉय किस में काम करता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता है तो उसमें एम्प्लॉय को कई बार फ्री ट्रेवल दिया जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, वो ड्यूरिंग जॉब तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वो तो पार्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी होता है। लेकिन इनका एक और सिस्टम है। रेलवेज तो के तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे को फ्लाइट अटेंडेंट्स का एक्सपीरियंस है। तो उधर मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो ये वाले काम में एकदम प्रो है। तो विस्तारा और ये सब जो है ना इसमें, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं और उनके फैमिली मेंबर्स को भी ये फैसिलिटी दी जाती है। भाई मम्मी पापा, उसमें मम्मी पापा इंक्लूडेड है, भाई बहन इंक्लूडेड नहीं है। तो उस फैसिलिटी में उनको वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो थोड़ी सस्ती दी जाती है, कंसेशनल दी जाती है। उसमें भी उनको डिस्काउंट लगता है। अब इसमें परक्यूजिट का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अगर एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक सीट नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में 7,000 की बिकती है, और वही सीट उस पर्टिकुलर बंदे को 3,000 में जा रही है, तो 3,000 का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो 3,000 का बेनिफिट निकाल के उसका सैलरी में ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से बात कर रहा हूं मैं। लिखिए, अमाउंट चार्ज फॉर सच बेनिफिट
अमाउंट चार्ज्ड फॉर सच बेनिफिट, वंश में तेरे साथ चलूंगा, अमाउंट चार्ज्ड फॉर सच बेनिफिट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। विशाल, विशाल तेरे को क्लास के बाद वंश के साथ जाना है, कैमरा ऑन रखना है, ठीक है? और फिर मेरे को कल दिखाना है आके, ठीक है? है, इतना स्पीड से आता है, सही है। माइनस अमाउंट रिकवर्ड, नहीं मैं तैयार, वंश तेरी गलती नहीं है भाई, तेरी जगह मैं होता तो छोड़ा क्लास ही छोड़ के निकल जाता। हाँ तो मेरे को लिख दे यार, ऐसे जल्दी आओ प्लीज, तो भाई तू बैठा हुआ है यार, मैं मानता हूं तू पक्का सीए भक्त है भाई, है? सही है भाई, बढ़िया है। लिखिए दोस्तों, नोट, दिस perquisite is exempt, this perquisite is exempt for railway and एयरलाइंस एम्प्लॉई। बताओ क्यों किया गया एग्जेम्प्ट, सोचो। एयरलाइंस एम्प्लॉई, लोको पायलट होता है, दिल्ली से लखनऊ ट्रेन लेके गया, उसकी ड्यूटी थी दिल्ली से लखनऊ पहुंचाने की, लखनऊ के आगे कोई और लेके जाएगा, अब उसकी ड्यूटी तो खत्म हो गई लखनऊ पहुंचते ही, अब लखनऊ से दिल्ली वापस आना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, या तो किसी ट्रेन को लेके आएगा, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन नहीं मिलती, लेके नहीं आना होता, बैठ के आना होता आराम से। तो ऐसे केस में क्या वो बंदे को टिकट लगेगा, तो उसको मिल जाता है फ्री पास। अब वो फ्री पास है तो क्या उसको टैक्स कर दोगे तुम? सोच के देखो, वो बंदा अपनी मर्जी से क्या टहलने निकला था क्या लखनऊ? वो तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है उसका, इसलिए वो जा रहा है। कर लो, हाँ पेन बंद कर लो सब, भागने थोड़ी दूंगा मैं। आई कैन अंडरस्टैंड ये एक्साइटमेंट जो भाई साहब तेरे को हो रही है ना, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को आज। विशाल, समझ आ गया भाई? चलो एक क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं बैठेगा ये नहीं बैठेगा भाई, चलो। मेरे को लग रहा है क्लास तो बहाना है? असली मामला कुछ और है? क्या बोल रहा है? ओ बच्चों, एक मिनट, ज्यादा जल्दी मत मचाओ, जिसको निकलना है वो तो निकलो, और बाकी लोग जरा 2 मिनट के लिए ठहरो।